8 नवंबर 2016 ये वो तारीख है जिसे हम में से शायद ही कोई भूल पाया होगा। इस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐलान किया था। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। डीमोनेटाइजेशन अनाउंस होने के बाद पूरे देश में एक पैनिक सिचुएशन बन गई। सुबह से लाइन में लगे, अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। बैंक में 2 दिन बंद है, चोरी करेगा, डाका मारेगा, क्या करेगा? सब 500 का 1000 का नोट निकालेगा तो कहाँ चलेगा? यही दिक्कत है, बस घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं है, अपने पैसे निकालने के लिए कई बार तो पुलिस के डंडे भी खाना पड़ते हैं। बहुत से लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले से नाराज हुए। वहीं बहुत से लोगों ने डीमोनेटाइजेशन को देश की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन माना। ये एक मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा कदम है। It's a wonderful step that our Prime Minister has taken. हम लोग को थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा, हम लोग भी फेस करें, थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहेगा, एटलीस्ट कम से कम कुछ अच्छा काम हो रहा है। बट गवर्नमेंट के किए गए इस सडन नोट बैन को बहुत से लोगों ने संविधान के अगेंस्ट यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और देखते ही देखते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट 58 पिटिशंस फाइल हुई और अब डीमोनेटाइजेशन के अप्रॉक्सीमेटली 6 साल बाद 2 जनवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट के नोट बैन के डिसीजन को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इस केस में मेनली सवाल उठाया गया था उस प्रोसेस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉलो किया था 2016 की डीमोनेटाइजेशन करने के लिए। इस डीमोनेटाइजेशन को गवर्नमेंट ने किया एक गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि बिल्कुल अलग तरीका था पहले हुई 1946 और 1978 की डीमोनेटाइजेशन से, जिन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए तब की गवर्नमेंट्स ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए थे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है। इस पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से नहीं करते, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस पर करते हैं। जितनी पावर पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून में होती है, उतनी ही पावर एक ऑर्डिनेंस में होती है। पर एक ऑर्डिनेंस तभी लाया जा सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा हो, और अगला सेशन शुरू होने पर गवर्नमेंट को एक ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से वैसे ही पास करवाना पड़ता है जैसे कि किसी भी और कानून को करवाया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन के थ्रू की गई डीमोनेटाइजेशन फेयर और रीजनेबल लगी। पर इन 5 जजेस में से एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना की ओपिनियन इस मैटर पर बाकी के जजेस से अलग थी। वैसे तो जस्टिस बीवी नागरत्ना को भी बाकी के 4 जजेस की ही तरह डीमोनेटाइजेशन के पीछे रही गवर्नमेंट की इंटेंशंस बिल्कुल सही लगी, पर गवर्नमेंट के फॉलो किए गए तरीके को उन्होंने अनलॉफुल बताया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 के अंडर निकाला था, और एज पर दिस सेक्शन एक गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू डीमोनेटाइजेशन तभी हो सकती है जब उसे करने का प्रपोजल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से ओरिजिनेट हुआ हो, यानी कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड इंडिपेंडेंटली अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए खुद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करे लिमिटेड सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को डीमोनेटाइज करने के लिए। पर 2016 के नोट बैन में यह प्रपोजल ओरिजिनेट हुआ था खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और आरबीआई की रिकमेंडेशन ऑब्टेन की गई सिर्फ एक ओपिनियन की फॉर्म में। जस्टिस नागरत्ना की डिसेंट ओपिनियन से यह भी पता चलता है कि एज पर रूल्स एंड प्रेसिडेंट्स गवर्नमेंट अगर डीमोनेटाइजेशन को खुद से इनिशिएट करना चाहती थी तो वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू या फिर एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू भी कर सकती थी। इसके अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पॉइंट आउट किया कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जैसे कि एज डिजायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट द गवर्नमेंट हैड रिकमेंडेड, जिनसे पता चलता है कि इस पूरे इंसिडेंस में आरबीआई ने इंडिपेंडेंटली अपना दिमाग अप्लाई नहीं किया, और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को गवर्नमेंट के डीमोनेटाइजेशन प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त मिला, जिससे पूरे देश में एक फाइनेंशियल क्रंच पैदा हुआ और सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई। अब इन सब बातों के बेसिस पर तो हम यही कह सकते हैं कि आरबीआई वाज हैंडेड ओवर अ फेट अकम्प्ली, मतलब कि आरबीआई के आगे ऐसा मैटर लाया गया जो पहले से ही डिसाइडेड था, और आरबीआई के पास ये ओपिनियन नहीं था कि वो इस मैटर पर अपनी सोच एक्सरसाइज करें।
तो क्या ये कहना गलत होगा कि आरबीआई ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग कर दिया? इस बात पर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड इस पोजीशन में था कि वो गवर्नमेंट के डीमोनेटाइजेशन रेजोल्यूशन को अप्रूव करने से मना कर सके। आफ्टर ऑल, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिस्पेक्टफुली असिस्ट करना भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन का ही काम होता है। बट इवन देन, अपने कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड पर ना लाना, गवर्नमेंट से 500 और 1000 के नोट्स को बैन करने की नीड पर एविडेंस ना मानना एक नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है तो क्या है? वो नोट बैन के डिसीजन को तो रोक नहीं सकते थे, बट एटलीस्ट इस डिसीजन पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तो सेट कर सकते थे। मेरा मकसद किसी को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं है, पर ऐसे प्रोफेशनल्स जो इंडिपेंडेंट होते हुए भी अपनी ड्यूटीज को प्रोफेशनली परफॉर्म ना करें, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होते हैं। अब अगर हम बात करें बाकी के 4 जजेस के मेजॉरिटी ओपिनियन की, तो उन्होंने गवर्नमेंट के डीमोनेटाइजेशन डिसीजन को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। यहाँ मेजॉरिटी ओपिनियन की 2 बातें जानना जरूरी हैं। पहली कि एज पर रिकॉर्ड्स डीमोनेटाइजेशन ऑफिशियली अनाउंस होने के 6 महीने पहले से ही आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में उसे लेकर डिस्कशन हो रही थी। और दूसरी कि आरबीआई एक्ट की सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 के अंडर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो मेरली इसलिए वायलेट नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस करने का इनिशिएटिव लिया कि वो गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन रिकमेंड करने के लिए कंसीडर करें। मतलब गवर्नमेंट ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को कहा कि वो वापस से गवर्नमेंट को रिकमेंड करे नोट बैन करने के लिए। इस पूरे केस में सवाल सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के प्रोसेस को ही नहीं किया जा रहा था, बट बहुत से रिलेटेड और क्रूशल इश्यूज पे भी सुप्रीम कोर्ट ने डेलिब्रेट किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन की नोटिफिकेशन को इस बेसिस पर सेट असाइड नहीं किया जा सकता बिकॉज इंडिविजुअल सिटीजन्स को हार्डशिप फेस करनी पड़ी, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट अचीव करने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कुछ पिटिशनर्स का यह भी कहना था कि डीमोनेटाइजेशन एक जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन था, जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिसीजंस की सीक्रेसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे डिसीजंस को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जाए। वैसे इस नोट बैन के डिसीजन की सीक्रेसी और अर्जेंसी तब भी मेंटेन होती अगर गवर्नमेंट इस डिसीजन को एग्जीक्यूट एक ऑर्डिनेंस के थ्रू करती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में एक ऑर्डिनेंस लाकर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया था। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। ऐसा करने से गवर्नमेंट को एक चांस मिल जाता कि बाद में वो पार्लियामेंट में डीमोनेटाइजेशन के ऑर्डिनेंस को पास करवा के उसे एक कानूनी स्टेटस दिला देते। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्लियामेंट इज अ नेशन इन मिनिएचर, और पार्लियामेंट ही वजूद है हमारी इस डेमोक्रेसी का भी। डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल करने वालों का ये भी कहना था कि डीमोनेटाइजेशन जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की गई थी, वो ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई। आफ्टर ऑल, ब्लैक मनी आज भी एग्जिस्ट कर रही है। टाइम एंड अगेन हम देखते हैं कि कैसे इनकम टैक्स और ईडी की रेट्स में नई करेंसी के करोड़ों रुपए के ढेर निकलते हैं। टेररिज्म में भी गिरावट तो जरूर आई है, बट टेररिस्ट इंसिडेंट्स आज भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इस एस्पेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ओपिनियन का ये मानना था कि ये रेलेवेंट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। आफ्टर ऑल, एक पॉलिसी की लीगैलिटी उस पॉलिसी के सक्सेस के बेसिस पर जज नहीं की जा सकती, और गवर्नमेंट के एक पॉलिसी डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सडन और शॉकिंग था। इनफैक्ट, डेलिब्रेशन इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं, बट डेलिब्रेशन इस बात पर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट का डिसीजन सही था या गलत। और मैं यहाँ फिर बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सभी जजेस ने डीमोनेटाइजेशन के पीछे रही गवर्नमेंट की इंटेंशंस को सही पाया, और जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन का एक रीजनेबल नेक्सस या कह लीजिए एक लिंक था उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो डीमोनेटाइजेशन अचीव करना चाहती थी, जैसे कि ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग जैसी थ्रेट्स को खत्म करना। और आप खुद सोचिए कि ऐसे इश्यूज को सही से जज सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है,
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फेक करेंसी, ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग जैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के रिगार्डिंग सारे इनपुट्स होते हैं। और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये सब वो इश्यूज हैं जो प्योरली एक्सपर्ट्स की डोमेन में आते हैं एंड आर बियॉन्ड द अरीना ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि व्हाट अल्टरनेटिव मेजर्स कुड हैव बीन अंडरटेकन विद अ लेसर डिग्री ऑफ लिमिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जहां 1978 की डीमोनेटाइजेशन में सरकार ने लोगों को नोट एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ 8 दिन का टाइम दिया था, वहीं 2016 की डीमोनेटाइजेशन में नोट एक्सचेंज करने का टाइम 52 डेज का था। वेल, डीमोनेटाइजेशन से और जो भी हुआ हो, मगर डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस करने की हैबिट हम इंडियंस को अच्छे से पड़ गई है और इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स का रेट बहुत सी डेवलप्ड इकोनॉमीज से आज कई गुना ज़्यादा हो गया है। आज ये देश वो टाइम देख रहा है जहां डिजिटल पेमेंट्स का मीडियम सिर्फ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और शोरूम्स तक ही सीमित नहीं रह गया है, बट एक छोटे स्केल की दुकान या ठेले करने वाला भी इस मीडियम के थ्रू अपना कारोबार कर रहा है। वेल, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनता का फैसला सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन के फैसले पर 6 साल बाद गवर्नमेंट को क्लीन चिट देकर इस इशू को फाइनली क्लोज कर दिया, वहीं भारत की जनता ने नोटबंदी से हुई बहुत सी तकलीफ उठाने के बाद भी 2019 की लोकसभा इलेक्शंस में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मेजॉरिटी वोट से जिताकर एक तरह से गवर्नमेंट के डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन को सही ठहराया। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कहते हैं कि ये जनता है, ये सब जानती है। इस इशू पर आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट करके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ओपिनियनली पे हम मानते हैं कि ओपिनियन इज़ द मीडियम बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।